पिछली कक्षा में हम लोगों ने मानव जनन तंत्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, मानव एक लैंगिक प्राणी है और मानव में लैंगिक जनन होता है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जनन दो प्रकार से है, होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो एकल जीवों के द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति, अपने जैसे जीव बनाने की जो क्षमता है वह अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, और जिसमें दो एकल जीव मिलकर के नई संतान उत्पत्ति करते हैं, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं। तो नर और मादा के परस्पर संबंध के फलस्वरूप नर युग्मक का मादा युग्मक से जो निषेचन होता है, उसी के परिणाम स्वरूप नई संतति की उत्पत्ति होती है। उसमें जो नर है, उस नर के शरीर में नर युग्मक या नर जनन कोशिकाओं का निर्माण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, और उन विशेष अंगों का समूह जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पहले तो हमारे मन में ये बात स्पष्ट हो कि जो मनुष्य में नर जनन कोशिका है उसे हम शुक्राणु कहते हैं, और मनुष्य में जो मादा जनन कोशिका है उसे हम अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु या अर्थात नर युग्मक और अंडाणु अर्थात मादा युग्मक। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होना, मिलन होना ही निषेचन है। अब ये जो नर युग्मक है या नर जनन कोशिका है, इसका निर्माण जिस अंग में होता है और जिन अंगों के माध्यम से यह नर युग्मक या नर जनन कोशिका मादा के शरीर में स्थानांतरित होती है, इन सारे अंगों को सम्मिलित रूप से हम नर जनन तंत्र के अंतर्गत मानते हैं। तो नर जनन तंत्र का जो सबसे प्रमुख हिस्सा है, जो सबसे प्रमुख अंग है, वह है वृषण। क्योंकि वृषण ही वह अंग है जिसमें शुक्राणुओं का अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं। हम अभी चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे कि चित्र में हम देखेंगे कि जो वृषण है यह वृषण कोश में पाया जाता है, और वृषण दो होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं और वृषण कोश में होते हैं। वृषण कोश मनुष्य के शरीर से उदर गुहा से बाहर होता है। इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का जो तापमान है उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। अतः मनुष्य के उदर गुहा से बाहर वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना, वृषण कोश दोनों जांघों के बीच में लगभग होती है और शिश्न के पीछे स्थित होता है। वहां वृषण होते हैं, उसमें वृषण होते हैं, और उसी वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक बार चित्र के माध्यम से नर जनन तंत्र को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए मनुष्य का उदर गुहा है, और उदर गुहा के बाहर ये जो थैलीनुमा एक संरचना है जो दोनों जांघों के बीच में और शिश्न के पीछे स्थित होता है, इसे हम वृषण कोश कहते हैं। और जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली नर युग्मक कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम शुक्राणु भी कहते हैं, जो ये नर युग्मक हैं वो इसी वृषण के अंदर बनती। ये वृषण कोश है और वृषण कोश के अंदर ये वृषण है। ये जो रचना आप देख रहे हैं, ये एक जोड़ी वृषण इस वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। इस वृषण कोश में ही शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु ही नर युग्मक हैं या नर जनन कोशिकाएं हैं। तो अर्थात नर जनन कोशिकाएं अर्थात शुक्राणु का निर्माण इस वृषण के अंदर होता है। और वृषण कहाँ होता है? वृषण कोश के अंदर। और वृषण कोश कहाँ होता है? मानव का जो ये उदर गुहा है, इससे बाहर अर्थात शरीर से बाहर दोनों जांघों के बीच में शिश्न के पीछे स्थित होता है। यह उदर गुहा से बाहर क्यों होता है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। क्योंकि मानव के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, उस तापमान से कम के तापमान पर करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जब कम रहता है, तभी शुक्राणुओं का निर्माण या परिपक्वता हो पाती है। इसलिए ये जो वृषण कोश है, जहाँ वृषण है और जहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वह उदर गुहा से बाहर होता है।
अब आप देखिए इस वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये अधिवृषण है। यहाँ पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं और इनमें गति आती है। फिर शुक्राणु इस रास्ते से होते हैं, इसे शुक्रवाहिका कहते हैं। ये देखिए शुक्रवाहिनी है, ये जो आपको तीर के निशान से दिखाया जा रहा है, ये शुक्रवाहिनी, इस शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु उदर गुहा में प्रवेश करते हैं और उदर गुहा में जाकर के शुक्राशय में स्थित हो जाते हैं। शुक्राशय में एक पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है जिसे सीरम कहते हैं, वीर्य कहते हैं। शुक्राणु इसमें मिल जाते हैं और उस क्षारीय पदार्थ के साथ जो पीले रंग का, हल्का पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, उसके साथ शुक्राणु मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं, सीरम का निर्माण करते हैं। और फिर ये सीरम या वीर्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और उनको गति करने में मदद मिलती है। जब तरल माध्यम मिल जाता है शुक्राणुओं को तो उनको आगे की ओर गति करने में सरलता होती है। फिर यहाँ से शुक्राणु, ये मूत्राशय है, आप देखें ये मूत्राशय जहाँ मूत्र बनता है और ये मूत्राशय, ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग के द्वारा होते हुए इस मूत्रवाहिनी में आकर के मिलता है, मूत्र मार्ग है। तो यहाँ से शुक्राणु जो शुक्राशय में आकर के इकट्ठा है, इस शुक्राशय से फिर ये स्खलन नलिका, ये इतनी दूर की जो एरिया है स्खलन नलिका कहलाती है। और स्खलन नलिका से वीर्य निकल करके और फिर इस मूत्र मार्ग में ही आकर के मिल जाते हैं। अर्थात मनुष्य का जो शुक्राणु है अर्थात वीर्य और मूत्र, वो एक ही मार्ग से शरीर से बाहर निकलते हैं। फिर ये मूत्र मार्ग एक, ये जो संरचना है बेलनुमा संरचना, जिसे हम शिश्न या पेनिस कहते हैं, ये बेलनुमा संरचना पेशी संरचना होती है और इसी के माध्यम से मूत्र और शुक्राणु दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। ये वह संरचना है मनुष्य के शरीर में। नर जनन तंत्र का एक हिस्सा वृषण कोश और शिश्न, यही दो हिस्से ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर से बाहर होते हैं। इस शिश्न के माध्यम से ही शुक्राणु मादा के शरीर में स्थानांतरित होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि से विस्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आते हैं। तो इससे भी हार्मोन निकलता है और शुक्राशय से भी। तो ये शिश्न के माध्यम से शुक्राणु मादा के शरीर में स्थानांतरित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जहां पर मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है। मादा जनन कोशिका में निर्मित जो अंडाणु है उसका निषेचन होता है और निषेचन के उपरांत बनने वाला जो भ्रूण है, एम्ब्रियो, उसका विवर्धन, पालन पोषण, परिवर्धन होता है जिस अंग में। ये सारे अंग सम्मिलित रूप से मादा जनन तंत्र कहलाते हैं। तो मादा जनन तंत्र का जो सबसे प्रमुख अंग है वो है अंडाणु, अंडाशय। यह भी एक जोड़ी होता है और जो मादा के उदर गुहा में स्थित किडनी, जिसे हम वृक्क कहते हैं, इस वृक्क के नीचे स्थित होता है और मादा के शरीर में गर्भाशय होता है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। अभी चित्र के माध्यम से हम लोग और स्पष्ट हो लेंगे। तो ये जो अंडाशय है, जब लड़की का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय ही अंडाशयों में जो एक जोड़ी अंडाशय दो होते हैं गर्भाशय के अगल बगल, इनमें हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जिसे हम मादा युग्मक या मादा जनन कोशिका भी कहते हैं। जब लड़की में यौवन का आरंभ होता है तो ये अंडाणु जो अंडाशय में स्थित होते हैं परिपक्व हो जाते हैं और परिपक्व होकर के फिर ये अंडाशय से निकल करके फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी कहलाती है, उसके माध्यम से बाहर आते हैं। बाहर शरीर से बाहर उसी फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय से बाहर आते हैं और फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में ही जो नर द्वारा स्थानांतरित शुक्राणु है वह मादा के योनि मार्ग से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आकर के अंडाणु से मिलता है। आइए हम लोग सबसे पहले मादा जनन तंत्र को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मानव का मादा जनन तंत्र है और इस मानव के मादा जनन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है अंडाशय। ये अंडाशय है, देखें आप,
ये मादा शरीर में एक जोड़ी अंडाशय स्थित होता है और ये बीच का जो हिस्सा है ये गर्भाशय कहलाता है। ये अंडाशय गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं और शरीर में उदर में किडनी के नीचे वृक्क के नीचे स्थित होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है तो इस अंडाशयों में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। लड़की के यौवनारंभ होने पर ये अंडाणु परिपक्व होकर के प्रत्येक महीने किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है और ये जो आप देख रहे हैं झालरदार कीप, ये झालरदार कीप के से होते हुए फैलोपियन ट्यूब है जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। प्रत्येक महीने एक अंडाणु इन अंडाशयों से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है। यानी अगर किसी एक महीने इस अंडाशय से एक अंडाणु निकला है तो अगले महीने इस अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, दोनों से एक साथ नहीं निकलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी है, इस अंडाशय से जुड़ी हुई है और इसी तरह से इधर के अंडाशय से भी लगी हुई ये फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी है। ये दोनों तरफ की अंडवाहिनियां आकर के मिल करके गर्भाशय का निर्माण करती है। ये गर्भाशय ही वो जगह है जहां पर बच्चे का शिशु का निर्माण होता है। जब अंडाशय से अंडाणु निकल करके फैलोपियन ट्यूब में स्थित होता है तो अगर यहाँ पर योनि मार्ग से होते हुए शुक्राणु का प्रवेश होता है और शुक्राणु का यदि अंडाणु से यहाँ मिलन हो गया तो उसी शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को यानी नर युग्मक के मादा युग्मक से संलयन को ही निषेचन कहते हैं। तो यदि अंड निषेचित हो गया तो निषेचित होने के बाद वह निषेचित अंड यानी भ्रूण वह नीचे की ओर खसक करके गर्भाशय की इस दीवार में धंस जाता है। अब गर्भाशय की जो दीवार है ये प्रत्येक महीने शिशु के पोषण के लिए तैयार होती है। ये हमेशा ऐसी नहीं रहती है। ये जो मांसल हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हम अलग से रेडिश दिख रहा है, ये मांसल हिस्सा प्रत्येक महीने तैयार होता है। किस लिए होता है? यदि निषेचित अंड है तो उसके पोषण के लिए, क्योंकि यही निषेचित अंड जिसे हम भ्रूण कहते हैं यही विकसित होकर के शिशु बनता है। ये गर्भाशय में मांसल दीवार प्रत्येक महीने बनती है। यदि अंड निषेचित नहीं होता तो ये मांसल दीवार टूट करके हर महीने रुधिर या म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ही रजोस्राव या ऋतुस्राव या मासिक धर्म भी कहा जाता है। ये जो भ्रूण है यदि यह निषेचित हो गया तो यह आकर के यह गर्भाशय की दीवार में मांसल भित्ति दीवार में धंस जाता है और एक प्लेसेंटा नाम की रचना होती है इस जगह पर। उस प्लेसेंटा से ही माँ के रुधिर के माध्यम से माँ के रुधिर से जो पोषण पदार्थ हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही इस भ्रूण को प्राप्त होते हैं जिससे इसका विकास होता है। और जब ये विकासशील हो जाता है, विकसित अवस्था में लगभग पहुंचने लगता है, तो इससे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं वह भी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में मिल जाते हैं और फिर माँ के रुधिर के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से चित्र आप इस देख लें। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। एक तो ये योनि है, ये मांसल भित्ति है, गर्भाशय है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये गर्भाशय है। इस गर्भाशय की दीवार में ये मांसल भित्ति की दीवार बन जाती है हर महीने। ये अंडाशय है जिसमें अंडाणु होते हैं, इधर भी है। और ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी में ही अंड का निषेचन होता है भ्रूण से और निषेचित अंड आकर के गर्भाशय में इस मांसल भित्ति में धंस जाता है। यदि निषेचित नहीं होता है तो अंडाणु और ये मांसल भित्ति ब्रक्त और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों हम लोगों ने मानव के मादा जनन तंत्र को समझने का प्रयास किया। अब जब मैथुन के समय शुक्राणु, जो नर शुक्राणु है, जो नर जनन कोशिका है, जो नर मानव के नर शरीर में बनते हैं, तो वो शुक्राणु मैथुन के समय योनि मार्ग में स्थापित हो जाते हैं और फिर वहां से ऊपर की ओर गर्भाशय की ओर यात्रा करते हुए वो अंडवाहिका में पहुंचते हैं। अंडवाहिका जो अंडाशय होता है, अंडाशय से जुड़ी हुई जो नलिका आती है जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वो अंडवाहिका तक पहुंचते हैं और वहां पर अंड कोशिका से मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं मिल जाए, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिलते हैं। मिल जाते हैं तो निषेचन हो जाता है, नहीं मिल पाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। अब वो जो निषेचित अंडा है वो विभाजित होकर के कोशिकाओं की गेंद जैसी रचना बनाता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं।
और फिर ये जो भ्रूण है वो अंडवाहिनी से नीचे की ओर खसक करके गर्भाशय में आकर के स्थित हो जाता है और यहीं पर वह लगातार विभाजित होकर के अंगों का निर्माण करता है। मां का शरीर है वो गर्भधारण के लिए, उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। इसके लिए क्या करता है कि गर्भाशय प्रत्येक मां भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। उस तैयारी के तहत क्या होता है, जो गर्भाशय की भीतरी परत है वो मोटी हो जाती है और भ्रूण के पोषण के लिए रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को मां के शरीर से ही पोषण मिलता है, मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। ये एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय है, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण जिधर होता है उस ओर प्लेसेंटा में भ्रूण की ओर ऊतक होता है, प्रवर्ध, यानी कि जैसे मुकुल निकल आता है, ऐसे प्रवर्ध होता है। और यह जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करता है। जो विकासशील भ्रूण है, जब भ्रूण थोड़ा विकसित हो जाता है तो उससे अपशिष्ट पदार्थ भी बनने लगते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ भी प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरित होता है और फिर वह मां के शरीर से बाहर निकल आता है। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में करीब 9 मास का समय लगता है। जो गर्भाशय है, गर्भाशय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन होता है जिसके जरिए संतान जो है वो गर्भाशय से बाहर होता है और उसका जन्म होता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अंडाशय में अंडाणु बनता है और परिपक्व अंडाणु जब एक निकल करके अंडवाहिनी में आता है और वहां पर किसी शुक्राणु के पहुंचने पर उसका अंडाणु से निषेचन होता है, तब तो भ्रूण बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, उसके कई कारण हो सकते हैं, शुक्राणु वहां पहुंचे ही ना, शुक्राणु जाए ही ना, तो यदि निषेचन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? यदि अंड कोशिका जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में जो आ जाती है अंडाशय से निकल करके, यदि उसका निषेचन नहीं होता है, यदि शुक्राणु से उसका मिलन नहीं होता है, तो लगभग वो 1 दिन जीवित रहती है। और क्योंकि अंडाशय हर महीने अंड का मोचन करता है, यानी अंड निकालता है, और जो निषेचित अंड की तैयारी प्राप्ति हेतु तो गर्भाशय भी प्रतिमाह तैयारी करता है। जो गर्भाशय है वो हर महीने तैयार होता है कि निषेचित अगर शुक्राणु से अंडाणु का मिलन हो गया और निषेचित हो गया तो निषेचित अंडाणु गर्भाशय में आएगा, तो गर्भाशय उसकी पालन पोषण के लिए, उसके विकास के लिए अपनी तैयारी करता है। और उस तैयारी के तहत क्या होता है कि गर्भाशय की भित्ति है, दीवार है, वो स्पंजी हो जाती है, मांसल हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। परंतु यदि निषेचन नहीं होता है तो ये जो गर्भाशय में मांसल भित्ति है इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो फिर क्या होता है कि यह जो परत है यह धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में, म्यूकस लिसिसा पदार्थ रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है, निकल जाती है। इस चक्र में लगभग 1 महीने का समय लगता है तथा इसे ही ऋतुस्राव अथवा रोजोधर्म कहते हैं और इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन होती है। अर्थात 2 से 8 दिन में वो जो गर्भाशय की मांसल भित्ति है वह टूट करके रक्त के रूप में और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा यदि अंडाशय से निकले हुए अंडाणु का निषेचन शुक्र अंडवाहिनी में शुक्राणु द्वारा हो जाता है, तब तो वह अंड निषेचित अंड गर्भाशय में आता है और गर्भाशय उसके लिए जो अपनी तैयारी किए रहता है कि उसकी दीवार भित्ति मांसल हो जाती है, उसके पोषण के लिए, अंड के पोषण के लिए जो कि आवश्यक है,
तो तब तो वहां पर उसका विकास होता है, उसका पोषण होता है। किंतु यदि निषेचित नहीं हुआ अंड, तो अंड को अब उस मांसल भित्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वह अंड भी और मांसल भित्ति भी जो है टूट करके 2 से 8 दिन में मादा के शरीर से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया हर महीने होती है, यानी हर महीने मादा का शरीर तैयारी करता है एक संतान के भरण पोषण के लिए। और ये जो निषेचन न होने के वजह से जो हर महीने ये चक्र चलता है, इसे ऋतुस्राव या हम रजोधर्म कहते हैं। यदि अंड निषेचित हो जाता है, तब फिर वो अंड आकर के गर्भाशय में धंस जाता है और फिर वो गर्भाशय की दीवार को टूटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तब उस गर्भाशय की मांसल भित्ति जो दीवार है, जो उसे बना हुआ है, वो अंड के पोषण के लिए बना है। तो फिर निश्चित रूप से जब वो भित्ति टूटेगी नहीं, तो फिर वो रुधिर के रूप में या म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, अर्थात रजोधर्म या मासिक स्राव नहीं होगा। इस अर्थात ये माँ की गर्भ धारण कर लेने पर रजोधर्म या मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो हम लोग आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अब हम लोग इसके आगे की कक्षा में जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों का इस पाठ से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। और उसी वीडियो में मैं आपके सामने इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न रखूंगा, जिनका समाधान आपसे अपेक्षित होगा। तब तक के लिए शुभमस्तु।